अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना विज़ुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होके जो आपके लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है और ऑक्सीजन को कैरी करके हार्ट टिश्यू सेल तक पहुंचाना है, ये काम होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब हीमोग्लोबिन है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको स्टडी करते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का नेम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है कि ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो आरबीसी के ऊपर अटैच होता है। अगर इसका ड्राई वेट देखें तो ये 95% ड्राई वेट है इसका और 30 to 34% वेट वेट है इसका। अब इसकी एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके। ये बफर के तौर पे एक्ट करती है। किस तरह करती है वो हम आगे पढ़ते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 68,000। अब इसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो अगर एवरेज देखी जाए हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में मौजूद होती है। अब ये जो रेंज है ये एज और जेंडर के लिहाज से वेरी करती है। अब अगर एज और जेंडर को देखें तो एज बर्थ के एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हीमोग्लोबिन होती है वो 25 ग्राम पर डेसीलीटर है। आफ्टर थर्ड मंथ 20 ग्राम पर डेसीलीटर है। आफ्टर 1 ईयर 17 ग्राम पर डेसीलीटर है और पुबर्टी में ये 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक मौजूद होती है। अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो अडल्ट मेल में 15 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या क्या हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। तो इस तरह ये जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उसके ट्रांसपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके जब अटैच होती है तो इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन कहते हैं और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब जो आयरन मौजूद होती है हीमोग्लोबिन में वो फेरस स्टेट के अंदर रहती है, मतलब कि उसकी पावर -2 +2 तक रहती है। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो अनस्टेबल होती है और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो हर टिश्यू लेवल पे इजीली ऑक्सीजन को अपने से अलग करके उस सेल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड के भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ये इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है। अब हीमोग्लोबिन के कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की एबिलिटी 20 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। अब जो हीमोग्लोबिन है वो बफर एक्शन परफॉर्म करती है। कैसे कि ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसके साथ आयरन अटैच होता है। जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट है और जो इसका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है उसको हीम बोलते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन हीम जिसमें आयरन होता है, ग्लोबिन जिसमें प्रोटीन होती है। हीम आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स एंड न्यूरोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन। अब ये जो हीम है जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है
वो मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, और मायोग्लोबिन वो जो मसल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट होता है, उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। न्यूरोग्लोबिन वो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो आयरन है ये इन दोनों पार्ट्स में मौजूद है। अब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन में एक आयरन होती है, आयरन +2 स्टेट के अंदर मौजूद होती है, जिसको फेरस स्टेट बोलते हैं। ये अनस्टेबल होती है, कुछ कंडीशंस में ये फेरस या फेरिक कंडीशन में आ जाती है, +3 कंडीशन में आ जाती है, जो कि स्टेबल है। अच्छा, अब उसके अलावा पोरफायरिन है, ये भी क्या होता है कि द पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। अब जो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम के अंदर आयरन और पोरफायरिन के रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग्स कितने होते हैं, ये पायरोल रिंग्स होते हैं जो 4 एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं मीथेन ब्रिजेस के साथ, ठीक है। अब ये the iron is attached to an nitrogen of each pyrrole ring and nitrogen of globin molecule। अब जो आयरन है, जो इसका पहला कंपोनेंट है, वो जो पायरोल रिंग्स हैं उसके हर पायरोल रिंग के साथ एक एक अटैच होता है आयरन कंपाउंड। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, हर पायरोल के साथ एक एक चेन अटैच होती है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब आगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं 2। एक अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है जिसे हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं, और फीटल हीमोग्लोबिन जिसको हीमोग्लोबिन एफ बोलते हैं। Replacement of fetal hemoglobin by adult hemoglobin starts immediately after birth। जैसे ही पैदाइश होती है बच्चे की, फौरन जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बर्थ के 10 से 12 हफ्तों तक चेंज हो जाता है। Both the type of hemoglobin differ from each other structurally and functionally। अब ये जो दोनों हीमोग्लोबिन हैं, जो अडल्ट्स की हैं और फिटल्स की हैं, ये एक दूसरे से वेरी करती हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंस इन अडल्ट हीमोग्लोबिन, दी हीमोग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। अगर अडल्ट की बात करें, जैसे हमने पहले पढ़ा, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, पर जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें बीटा की बजाय गैमा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब फंक्शनल डिफरेंस, fetal hemoglobin has more affinity for oxygen than that of adult hemoglobin, and the oxygen hemoglobin dissociation curve of fetal blood is shifted to left। अब होता क्या है कि जो फीटल की हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की पावर है वो ज़्यादा है। कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाती हैं, एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स आर द पैथोलॉजिकल म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंज आएगा, कोई बीमारी की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाती है। The variants are produced because of structure change in the polypeptide chain caused by mutation in the genes of globin chain। अब होता क्या है, बेसिकली जो प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, तो फर्दर आगे किसी न किसी डिसऑर्डर में लीड करता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स की पैथोलॉजीज हैं इसमें, हीमोग्लोबिनपैथीज, हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स क्या हैं? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स रेफर्स टू ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एंड मेजर द परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। अब ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी को चेक करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इज द ओनली कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विदाउट विच टिश्यू डेथ अकर विद इन फ्यू मिनट्स। अब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज़रूरी है, अगर ये अपनी एबिलिटी छोड़ दे तो डेथ हो जाती है पेशेंट की। ऑक्सीजन जो नहीं मिलता, ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे नहीं मिलेगा और वो सेल नेक्रोज्ड हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसका फंक्शन चेंज होता जाता है, फंक्शन चेंज हो जाए तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता जैसे उसको करना चाहिए। ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा तो उस टिश्यू लेवल तक जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो कम होगी तो सेल नेक्रोज्ड हो जाएगा। अब बाज़ का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा कुछ गैसेस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनिंग की वजह से नाइट्राइड्स, सल्फोनामाइड्स, ये सारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके उसकी एबनॉर्मेलिटी काज करते हैं। उसमें फर्दर टाइप्स हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ, मेथीमोग्लोबिन जिसमें मीथेन अटैच हो जाए या नाइट्रेट, सेल्फ हीमोग्लोबिन जिसमें सल्फोनामाइड अटैच हो जाए। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ तो अटैच हो जाती है। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। अब इसकी एफिनिटी कार्बन ऑक्सीजन की निस्बत 200 गुना ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने को, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर 1 से 3% तक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो एनवायरनमेंट है आपका, उधर से आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है। कोई एनवायरनमेंट में चारकोल बर्निंग है, कोल माइंस हैं, डीप वेल्स हैं, और कुछ जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, गैसोलीन एग्जॉस्ट इंजन्स होते हैं, gases from guns and other weapons, heating system with poor and improper ventilation, smoke from fire, tobacco smoking। तो ये सारे जितने भी स्मोक्स हैं वो क्या काज कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज बन रहे हैं जो आगे आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। अब इसके साइन एंड सिम्टम बताए हुए हैं। While breathing air with less than 1% of carbon monoxide, the hemoglobin saturation is 15 to 20% and mild symptoms like headache and nausea appear। अब अगर किसी को 1% कार्बन मोनोऑक्साइड उसके एनवायरनमेंट में मौजूद है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हेडेक और नोजिया होता है। इसके अलावा कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं? पेशेंट को झटके लग सकते हैं, कन्वर्जेंस, पेशेंट का हार्ट का लंग्स का सिस्टम शट डाउन हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है कोमा में जा सकता है। इवन अगर ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो की बजाय जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जगह लेती जाए, अगर ये 50% तक पहुंच जाए तो डेथ काज हो सकती है पेशेंट की। अच्छा, मेथ हीमोग्लोबिन ये कौन सी है? ये वो हीमोग्लोबिन है जो हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की टाइप पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में अगर जो फेरस अपने फेरिक स्टेट में चला जाए, मतलब अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में चला जाए, तो इसको मेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं, फेरी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं इसको। और ये इंडिविजुअल में 0.6% से 2.5% तक मौजूद होती है। इसकी वजह से टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच सकती, तो इसको इस टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, पेशेंट ब्लू होना शुरू हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है पेशेंट को। सेल्फ हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये ऐसा हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, और ये सेल्फ हीमोग्लोबिन या इसको फेनासेटिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 1% तक हीमोग्लोबिन नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है, लेस देन 1%। जो सेल्फ हीमोग्लोबिन है और जो मेथ हीमोग्लोबिन है, ये दोनों वापस अपने ओरिजिनल हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में चली जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्चुअली स्टार्ट इन प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। हमने एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना पढ़ा जिसमें हमने देखा कि कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स आगे फर्दर अपने रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो जो प्रो एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना था उसमें जो सबसे पहला सेल था प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, उसमें क्या होता था कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अपीयर होना शुरू हो जाता था। अपीयर होते होते पहले उसकी सिंथेसिस होती थी, फिर वो अपीयर होना शुरू हो जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेल का हिस्सा, रेड ब्लड सेल का हिस्सा बन जाता था। तो जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है ये प्रोएरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज है एरिथ्रोपोइसिस की, उसके अंदर सेल के पास अपीयर हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंटिन्यूड अंटिल द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। अब ये जो हीमोग्लोबिन फिफ्थ स्टेज जो रेटिकुलोसाइट की स्टेज थी तब तक ये प्रोड्यूस होता रहता है। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स। अब अगर सेल लेवल पे बात करें तो जो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ग्लोबिन है वो राइबोसोम्स से प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके कुछ एंजाइम्स इन्होंने इधर बताए हैं। हीम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सुक्सिनाइल को ए एंड द ग्लाइसिन। जो हीम पार्ट है जो हमने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा, वो क्या कर रहा है कि सुक्सिनाइल को ए और ग्लाइसिन की मदद से बन रहा है। अब कुछ स्टेप्स हैं इसकी फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि दो सुक्सिनाइल एंजाइम को ए दो ग्लाइसिन के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं गैमा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड ALA। अमाइनो गैमा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड ALA बन जाता है। किस तरह बनता है? ALA सिंथेज के साथ, ये एंजाइम है। ठीक है, दो सुक्सिनाइल ए आएंगे और दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके ALA का कंपाउंड बना देंगे। जब ALA बन जाएगा वो यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। तो जब दो ALA के कंपाउंड जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? पोरफोबिलिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ एला डिहाइड्रेटेज। ठीक है, जो एला है उसकी फॉर्मेशन एला सिंथेज करवा रहा था। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके इन्होंने पोरफोबिलिनोजेन बनाना है जो कि एला डिहाइड्रेटेज की मौजूदगी में बन रहा है। अब ये जो कंपाउंड दो एला के मिलने से बना था पोरफोलिबिनोजेन, ये क्या होता है? ये आगे फर्दर यूरोपोरफोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एंजाइम कौन सा कन्वर्ट चाहिए होता है? यूरोपोरफोबिलिनोजेन 1 सिंथेज। ठीक है, अब ये जो यूरोपोरफोबिलिनोजेन है ये 1 से 3rd यूरोपोरफोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मौजूदगी में? पोरफोबिलिनोजेन 3 को सिंथेसिस की मौजूदगी में। अब ये जो 3 कंपाउंड है यूरोपोरफोबिलिनोजेन 3, ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोप्रोपोरफायरिनोजेन भी बोलते हैं। ये इज फॉर्म्ड बाय यूरोपोरफोबिलिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज। अब इसको कौन सा एंजाइम चाहिए? यूरोपोरफोबिलिनोजेन से एक कोप्रोफोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो यूरोपोरफोबिलिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज है। अब ये जो डीकार्बोक्सिलेज है ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या करेगा? प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 बना देगा। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9, फिर आगे प्रोटोपोरफायरिन 9 प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
मतलब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। प्रोटोपोरफाइरिनोजन से प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये आयरन के साथ अटैच होके हीम पार्ट बना देंगे। ठीक है, हम पढ़े थे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। हमने इसमें देखा कि जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, जो ग्लोबिन पार्ट है वो राइबोसोम्स प्रोटीन्स के जो चेन्स हैं वो बना रहा है, अमाइनो एसिड की चेन बना रहा है। ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो ग्लोबिन है। अब जो हीम पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे बन रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 सुक्सिनाइल कोए और 2 ग्लाइसिन मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एला बोलते हैं। एला आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता है प्रोफाइब्रिनोजन में, और ये किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर 2 एला कंपाउंड क्या करते हैं कि प्रोफाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्रोफाइब्रिनोजन 1 से ये 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 से ये आगे यूरो प्रोफाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कोप्रोफाइब्रिनोजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज होने के लिए वापस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोपोरफाइरिनोजन से प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां से ये हीम बना देते हैं। अब अगर ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, राइबोसोम्स में बनती हैं। 4 चेन्स होंगी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब हर चेन के साथ हर चेन एक दूसरे से डिफर करती है, जो आपकी दो पेयर बनाती हैं। अब हर जो चेन है इसमें 141 से 146 तक अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। बच्चों का जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं। अब हर जो 4 चेन्स हैं इनके साथ 4 हीम पार्ट अटैच हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इनके साथ 4 हीम के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें, हीमोग्लोबिन बन गया है तो इसके जब ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है तो ये तबाह कैसे होता है, तो ये तबाह आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होता है, आपके जो लीवर के अंदर मौजूद है, स्प्लीन के अंदर ये वापस ये अपने कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये स्प्लीन से गुजरेगा उसकी कैपिलरीज बहुत स्मॉल होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस आयरन पोरफायरिन और प्रोफायरिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमने सारी पढ़ी हुई है। अब ये जो मैंने आपको बताया, सुक्सिनाइल और ग्लाइसिन मिलके क्या बनाते हैं, एला कंपाउंड बनाएंगे। किसकी मौजूदगी में, एला सिंथेज की मौजूदगी में। जैसे ये बनेगा तो ये साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्म में जाके इसने क्या करना है कि 2 एला कंपाउंड्स क्या करेंगे, एला डिहाइड्रेट्स की मौजूदगी में पोरफोबिलिनोजन बना देंगे। पोरफोबिलिनोजन फिर क्या बनेगा, यूरोपोरफिबिलिनोजन 1 में, 1 से ये 3 में, 3 से ये पोरफोफाइरिनोजन 3 में चला जाएगा। वहां से ये ऑक्सीडाइज होने के लिए वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। ऑक्सीडाइज होके ये प्रोटोपोरफाइरिनोजन से प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट होके हीम पार्ट बना देगा। हीम अब जो राइबोसोम्स के पास ग्लोबिन थी उसके साथ अटैच होके हीमोग्लोबिन बना देगा। तो ये था हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का प्रोसेस। अब इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है।
Human body need iron for oxygen transport. Iron is important for the formation of hemoglobin and myoglobin. अब ये सारा बताया हुआ है। अब इसके लिए नेसेसरी कंपाउंड कौन से हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज और कैटालेज। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन दी बॉडी। अब आयरन की जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताई हुई है। आयरन हीमोग्लोबिन में 65 से 68% प्रेजेंट है, मसल में 4%, इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेटिव हीम कंपाउंड 1%, प्लाज्मा में ये 0.1% है, और आपके जो लिवर के रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है उसमें 25 से 30% तक मौजूद है। अब डाइटरी आयरन की बात करें तो दो तरह के आयरन होते हैं, एक हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन वो जो इजीली आप जैसे ही खाएंगे आपकी बॉडी को अवेलेबल होगा, वो फिश, मीट और चिकन में अवेलेबल होता है। नॉन हीम आयरन वो होता है जिसको आपके बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता। ये मौजूद आपके सब्जियों में, दालों में, अनाज में, ये सारा प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन की बात करें, आयरन ये एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम में स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इट इज एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टिनल सेल्स एंटेरोसाइट्स बाय पिनोसाइटोसिस। अब ये जो आयरन है ये पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इंटेस्टाइन के सेल्स में एंटर होती है, वहां से ब्लड से फिर आपके सिस्टम में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आयरन फेरिक फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होती है, ये फेरस में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ये ब्लड के साथ अटैच होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस मेक द फेरस iron soluble so that it could be converted into ferric iron by enzymatic ferric reductase from enterocytes। तो अभी ये बताया कि HCl के प्रेजेंस में जो फेरिक है वो फेरस में कन्वर्ट होके इजीली आपके सेल को अवेलेबल होता है। From enterocytes, ferric iron is transported into blood by protein called ferroportin। अब जो जैसी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल आयरन को इनटेक करेंगे तो ये फेरोपोर्टिन के थ्रू ब्लड के अंदर जाएगा और वहां से वापस फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। Transport of iron immediately after absorption in blood, iron combined with beta globin called apotransferrin secreted by liver through the bile resulting in formation of transferrin। अब वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब हुआ है वो बीटा ग्लोबिन के साथ अटैच होकर एपोट्रांसफेरिन बनाएगा। जो ट्रांसफेरिन है ये जाके आपके ब्लड के अंदर आयरन को ग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगी। स्टोरेज के लिए सबसे जो स्टोरेज ऑफ आयरन की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा अमाउंट में आयरन स्टोर होता है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के जो लिवर के हेपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। बाकी बॉडी के अंदर भी कुछ अमाउंट्स में इसकी स्टोरेज होती है। आयरन इज स्टोर्ड एज ए फेरेटिन इन लार्ज अमाउंट। ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये फेरेटिन की फॉर्म में मौजूद होता है। अब डेली लॉस ऑफ आयरन की बात करें तो मेल के अंदर ये 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन हम ये मेल रोज एक्सक्रीट बॉडी से एक्सपेल करते हैं फीसिस के थ्रू। फीमेल की बात करें दी अमाउंट ऑफ आयरन लॉस इज़ वेरी मच हाई। औरतों में जो आयरन का लॉस है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। अब अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर 3.34 आयरन मौजूद होती है। नॉर्मली 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अबाउट 50 mg ऑफ आयरन। ठीक है, तो इधर एक कैलकुलेटेड अमाउंट दी गई है कि इतने में इतना 50 mg आयरन मौजूद होती है। अगर 100 ml ब्लड हो तो उसमें 50 mg आयरन मौजूद होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में तकरीबन 50 ml जो ब्लड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है
तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल 25 mg आयरन लॉस कर जाती है। ठीक है। Iron is lost during hemorrhage blood donation. Also, if 450 ml of blood is donated, about 225 mg of iron is lost. अब बात करें कि जब अक्सर लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो जब डोनेट करते हैं तो ब्लड के साथ साथ उनके पास जो आयरन मौजूद होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो अगर कोई आधा लीटर ब्लड देता है तो उसकी 225 mg आयरन चली जाती है। रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन इन द बॉडी, absorption excretion of iron are maintained almost equally under normal physiological condition. When iron storage is saturated in body, it automatically reduce the further absorption of iron from GIT tract by feedback mechanism. तो जब आयरन स्टोरेज फुल होता है तो ये ऑटोमेटिकली फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जीआईटी सिस्टम से इसकी एब्जॉर्प्शन और इसका स्टॉपेज होता है। फैक्टर विच रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, स्टॉपेज ऑफ एपोट्रांसफेरिन फॉर्मेशन इन द लिवर सो दैट आयरन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब अगर बॉडी फुली सैचुरेटेड है आयरन के साथ तो एपोट्रांसफेरिन नहीं रिलीज होगा और ये लिवर से, और जिसके जब ये लिवर से रिलीज नहीं होगा तो इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी। रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन सो दैट ट्रांसफेरिन इज completely saturated with iron, further absorption is prevented. अब दूसरा क्या होता है कि जो ट्रांसफेरिन है उसमें से आयरन का रिलीज रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्दर आयरन बॉडी में नहीं आती। तो आज का लेक्चर हमने हीमोग्लोबिन में देखा। हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जब प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज होती है उसमें बनना शुरू हो जाता है। इसकी आगे हमने देखा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबन। जो ग्लोबन पार्ट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं 4, और जो हीम पार्ट है उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। ठीक है। अब उस जो हीम पार्ट है उसकी हमने प्रोडक्शन देखी कि वो किस तरह सिंथेसाइज होता है, किस तरह स्टोर होता है, किस तरह एब्जॉर्ब होता है। फिर साथ हमने ग्लोबिन देखा, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखी। तो उम्मीद करती हूँ आसान सा लेक्चर है, आपको समझ आ चुका होगा। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।